Hey everybody, today we are going to learn everything about DU LLB Entrance 2021. हम जानेंगे कि हमें DU LLB Entrance की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। DU LLB जो है वो 3 ईयर LLB कराता है आपको, 3 ईयर। तो इसके लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के पर्सन है उनके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन देयर डिग्री, 50%। और जो ओबीसी है उनके लिए 45% और SC ST के लिए एटलीस्ट 40% की मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने इसका एग्जाम होता है। इसका जो टोटल एग्जाम होता है वो उसमें 400 मार्क्स होते हैं और उसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ईच क्वेश्चन आपका जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है विद अ नेगेटिव मार्किंग। अगर आप नेगेटिव कोई आंसर रॉन्ग करते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग हुआ। ये जो पैटर्न होता है वो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बेसिकली आपका इसमें लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, जीके एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इन चीज़ों पर आपको ये बेस्ड होता है। तो देखते हैं हम कौन कौन सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे इस कोर्स में। इसमें सबसे पहले लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपका मोटा मोटा जो आता है वो आपको सबसे जो कवर करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी IPC, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ एंड अदर लॉस। अदर लॉस में आपके छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत CPC से पूछ लिया वन लाइनर में। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो इस हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग बेसिकली आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर जीके में आपको साथ में करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, आप तो इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं लास्ट के ईयर्स का क्या ट्रेंड रहा है इन एग्जाम में। तो अगर मैं 2020 की बात करूं तो करंट अफेयर्स और जीके मिलाकर 35 क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश में आपके 5 पैसेजेस आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आपके 25 to 27 क्वेश्चंस आए थे। और अगर मैं बाकी के लीगल सब्जेक्ट्स की बात करूं जो हम जिसमें आपका IPC है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका टॉर्ट्स है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मिला के आपके 25 to 30 आपके होते हैं। इसके बाद आपके लॉजिकल रीजनिंग जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला था उससे 9 क्वेश्चन, मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो हम ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे वन बाय वन। हम इसमें जो है स्पेशल अटेंशन देंगे एज पर दी वेटेज ऑफ द एग्जाम। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो कवर होता है आपका जीके एंड करंट कॉन्स्टिट्यूट, जीके करंट अफेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही मिलाकर आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है पेपर कवर करता है। अगर मैं बात करूं 2019 की DU LLB की एग्जाम की तो उसमें 70% के आसपास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये दोनों चीजें जो है मिलाकर आपको 70% पेपर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इट मे वेरी। ठीक है, फिर हम उसके बाद हम ये दोनों कवर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अदर लीगल सब्जेक्ट जिसमें आपका आ जाएगा IPC, आपका टॉर्ट्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपके फैमिली लॉ जिसमें आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ कवर होगा। हम बेसिक बेसिक इसमें पढ़ेंगे सारा। फिर इसके बाद हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, फिर इंग्लिश। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम हमारी जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है उसकी मॉक टेस्ट करेंगे। ये हमारा पैटर्न होगा, इस फ्लो में हम जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस कोर्स को। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन से एज पर दी हम जैसे डिस्कस किया कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो है आपकी 25 to 30 आवर्स की हमारी क्लासेस रहेंगी। इतना टाइम हम कॉन्स्टिट्यूशन को देने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में। आपकी 3 डाउट क्लासेस प्लस रिवीजन क्लासेस होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशली। हर वीक आपका 2 कंप्लीट टेस्ट होंगे और डेली के आपके प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस होंगे। आपको एक लॉगिन आईडी और पोर्टल दिया जाएगा, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे और आपको वो ट्राई करने हैं और नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका डाउट होगा वो आपको लेकर आना है। ठीक है, ये हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे आपके, सबसे पहले हमारे हम पढ़ेंगे इसमें आपको आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपका पार्लियामेंट जिसमें हम पूरा डिटेल में पार्लियामेंट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटीजनशिप जिसमें आपका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसमें कवर होगा। फिर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। ठीक है, ये सारे हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक्स हम कम करेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट कैसे होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या प्रोविजंस है, इमरजेंसी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, एंटी डिफेक्शन लॉ,
आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, ट्रिब्यूनल्स क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज, और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके हम कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करेंगे। तो आइए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। आज का ये बेसिक लेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों। तो हमें सबसे इसका सिंपल सा आंसर है टू गवर्न द कंट्री, टू गवर्न द कंट्री। अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए, एक अच्छा लॉ के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर आप हम देखें कोई भी एक चीज होती है, सपोज हम कोई भी एक स्पोर्ट्स का नाम लें, स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट का नाम लेते हैं, तो उसमें देयर इज सम सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो रूल्स हैं, तो रूल से ही आपकी चलती है कि कौन कैसे क्रिकेटिंग में कैसे बॉलिंग होगी, कैसे बैटिंग होगी, कैसे फील्डिंग होगी, कितने ओवर्स होंगे, सब रूल्स हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो सारे रूल्स हमें प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक बेसिक क्वेश्चन हम जाते हैं इंट्रोडक्शन में कि आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, क्या रीजन है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट। और रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते क्या है, कब है, 26 जनवरी 26 जनवरी को हम करते हैं हर साल। तो और इस दिन हुआ क्या था बेसिकली, 26 जनवरी 1950 को हमारी जो कंट्री को क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स कराया गया था इस दिन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन एनफोर्स हुआ था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हुआ था, कब एनेक्ट हुआ था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। सो कैन यू प्लीज टेल मी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट जो किया, उसको जब लागू किया, वो हमने 26 जनवरी 1950 को क्यों किया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इस डेट का रीजन है, क्योंकि ये जो डेट है 26 जनवरी की जो डेट है, इसकी हमारी हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या रोल है, क्योंकि 26 जनवरी को, इसी दिन हम बताते हैं, एक मिनट हम, ठीक है, 20 इसकी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर डेट की, वो क्या है, क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930, इस पर्टिकुलर डे की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी ब्रिटिशर से, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की, तो उन्होंने कीप ऑन, इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि हम हर साल 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, एंड दे कीप ऑन गोइंग ऑन सेलिब्रेट दिस डे एज एन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, बट सिचुएशन ऐसी हुई कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो कब मिली थी, 15 अगस्त को 1947 को। अब हमने तो इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हुए आ रहे थे, तो हमने क्या डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, विल सेलिब्रेट, विल टेक दिस डे एज एन इंडिपेंडेंस डे, बट क्या करेंगे, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होगा तो हम उसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो इस डेट को करेंगे। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को, लेकिन हमने उसको एनफोर्स नहीं किया, उसके कुछ कुछ प्रोविजंस हमने सेम डे इंप्लीमेंट कर दिए थे, एनफोर्स कर दिए थे, लेकिन जो फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने जो एनफोर्स किया, जब भी आपकी 26 जनवरी आई उस दिन हमने इसको एनफोर्स कर दिया। ठीक है, तो ये था इसके बारे में कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, हमारा क्या प्रोविजन थे, हम 26 जनवरी की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं आगे की कि कॉन्स्टिट्यूशन के हम पहले कुछ बेसिक प्रोविजंस पढ़ेंगे आज की क्लास में कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके ऊपर कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो पार्लियामेंट में हमने इसमें देखना है कि पार्लियामेंट में आपकी क्या क्या होते हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे इस क्लास में। तो हम आज बेसिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है,
कि सबसे पहले तो हमारे जो पार्लियामेंट में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 पार्लियामेंट में आता है। इसके बाद हम बात करें कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, व्हाट डज इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें होता है आपका द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी के ऊपर काफी क्वेश्चन आता है और ये आपका आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो प्रेसिडेंट को हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है इसका। तो पार्लियामेंट के बेसिक चीजें हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं। तो लोकसभा को हम और किस नाम से बुलाते हैं, डू यू नो? हम लोकसभा को और राज्यसभा को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, तो इसी के ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखते हैं, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, तो राज्यसभा को क्या बोलेंगे हम, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सिमिलरली हम इनको एक और नाम से ये बोलते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अब ये तो आपका आर्टिकल 17 हो गया। अब आपका हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इन सब में आपके कितने मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो मेंबर्स हैं, जो सीट्स है लोकसभा की, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इंडिया में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है कि किसी स्टेट्स में अगर 5 है, किसी में 10 है, हर जगह पे अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ये आपका DU-LLB में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नंबर ऑफ सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस बिहाफ पर है। इट नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द स्टेट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है 31 है आपकी उत्तर प्रदेश में, तो 1 है नागालैंड में, यह इंडिया का प्रोविजन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूएसए में, तो वहां पे जो है हर स्टेट, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, चाहे पॉपुलेशन कुछ भी हो, तो वहां पे जो नंबर ऑफ सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपकी कैसे है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हर स्टेट्स को इक्वल दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, मेंबर्स कितने हैं, और राज्यसभा में कितने हैं। तो बात करते हैं, अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो वहां पे हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स हैं, एमपीज होते हैं, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा में आपके एमएलए एमपीज बैठते हैं और राज्यसभा में भी एमपी बैठते हैं। ठीक है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैक्सिमम जो है वो आपके लोकसभा में है 552, जिसका आर्टिकल आपका आता है 81, और अगर मैं बात करूं लोकसभा की, वहां पे आते हैं आपके 250। ठीक है, और इसका आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 80, टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। अब ये जो है, ये जो आपके जो एमपीज है 552 और 250, ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड में। ये जो 550 है, एक होता है आपके इलेक्टेड और नॉमिनेट होते हैं 2। सिमिलरली आपके तो 52 में से आपके 550 जो है आपके इलेक्टेड एमपीज होते हैं, और आपके 2 होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, और इन 2 को नॉमिनेट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट, जो कि प्रेजेंटली कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में इलेक्टेड कितने होते हैं, 238, और आपके इस यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं 12। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 2, अब ये जो है डिसकंटिन्यू हो गए हैं। अब इनको ये जो प्रोविजन है इसका ये खत्म हो गया। अब देयर इज नो सच नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। ठीक है, डिसकंटिन्यू हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिसकंटिन्यू कब से हुआ है, बाय 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, या फिर हम ये बोल सकते हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, आपको पता है एक्ट CAB और CA में क्या डिफरेंस है। इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले हम बिल पेश करते हैं, जो बिल पास होते तो वो एक्ट बनता है। तो बिल था 126, ठीक है, और वो जब बिल पास हुआ तो बन गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में ये पास हो गया। तो अब हमारे जो ये 2 का जो नॉमिनेटेड मेंबर थे ये हमारे डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अब बात है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को ये 2 और ये 12, इनको नॉमिनेट कौन करता था, इनको नॉमिनेट करते थे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 2 तो हो गए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो एंग्लो इंडियन होते कौन है, एंग्लो इंडियन एक वो इंसान होता है जिसका एक पेरेंट ब्रिटिशर होना चाहिए, ठीक है, और एक पेरेंट इंडियन। उनका जो बच्चा होता है उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। अभी 12 नॉमिनेटेड कौन होते हैं, द वन हु हैव अ स्पेशल नॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कल्चर। ठीक है, ये आपके नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, आज के सेशन में मैं यहीं खत्म करूंगी। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट एंड द अदर फीचर्स ऑफ दिस, और कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।